हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आज जानेंगे हम लोग कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है और आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि वस्तु क्यों आवेशित होती है और इसका रीजन भी बताया था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई वस्तु आवेशित होती है और अब उस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम कैसे किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, आज ये सीखने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहली बात, सबसे पहला हेडिंग हम सब लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां। वो कौन कौन सी तकनीकें हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं, वो कौन कौन से बातें हैं, वो कौन कौन से काम हैं। सर कितना बोलिएगा? हाँ भाई, समझ लो जो भी, ठीक है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। सबसे पहली बात जो कि हमने कल भी एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा, कल के लेक्चर में हमने आपको दिखाया था कि यदि हम इस मार्कर को बाल से रगड़ कर, याद होगा सबको, देखा होगा सब लोगों ने, अगर हम मार्कर से रगड़ कर इस बाल को ऐसे करके कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए थे तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इसके साथ चिपक गए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो बात और इसका कारण हमने क्या बताया था? आवेश। तो याद करो थोड़ा, यानी कि सर यदि हम घर्षण कर दे तो आवेश उत्पन्न हो सकता है। हाँ, पहला जो तकनीक है, पहली जो विधि है वो है घर्षण द्वारा। हम आवेश को घर्षण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि यदि किसी एक विशेष वस्तु को एक विशेष वस्तु के साथ घर्षण कराया जाए तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगता है और इस कारण देने वाले वस्तु पर प्लस चार्ज और लेने वाले वस्तु पर माइनस चार्ज आ जाता है। कल इस बात को हमने समझाया था, एक्सप्लेन किया था। चलो एक बार और समझाते हैं अच्छे से। मान लो ये एक वस्तु है और मान लो ये वस्तु को हमने ऐसे बनाया है, ठीक है, गोल। ये मान लो एक दूसरी वस्तु है, हमने मान लो दोनों को आपस में घर्षण करा, ऐसे करके ये घर्षण करा दिया। मान लो ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है और घर्षण कराने के दौरान मान लो ए वस्तु ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और उस चार्ज का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम्ब। 10 के पावर माइनस 19 कूलाम्ब। याद रहेगा ये बात सबको? बिल्कुल याद कर लेने होंगे सबको। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम्ब। इसके पहले माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। तो यानी कि ये जो बी वस्तु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण माइनस चार्ज, देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैंने माइनस चार्ज ले रहा है, सो ये हो जाता है ऋणावेशित। और ये वस्तु जो ए है, इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये हो जाता है धनावेशित, यानी इस पर आ जाता है प्लस चार्ज। बात आई समझ में? ये जितना इलेक्ट्रॉन उसे देगा वो उतना ही ऋणावेशित होगी और जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा ये इतना ही धनावेशित हो जाएगा। बात आई समझ में? घर्षण द्वारा पहली तकनीक है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कैसे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि कांच की छड़ को, ध्यान देंगे सब लोग, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच की
छड़, कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम ऋणा वेशित हो जाता है। आई बात समझ में सबको? यानी कि सर यदि कांच का हम एक छड़ ले ले, जैसे ये कांच का छड़ है और इसमें रेशम लपेट कैसे करके घर्षण करा दे तो इस छड़ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। हाँ, इस छड़ पे प्लस चार्ज और रेशम पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये क्यों हुआ, ये समझो कि एक प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक वो कर लेते हैं। और इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जैसे ही हम कांच की इस छड़ को, ये तो प्लास्टिक है लेकिन मान लो कि एक कांच है एक समय के लिए, तो कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ते हैं तो इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, जिसके कारण रेशम, इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो रेशम पर ऋणावेश तथा इस पर धनावेश आ जाता है। आई बात समझ में? उसी प्रकार एक और एग्जांपल समझ लो, इसी में ये सॉरी एक हो गया, ये ए मान लो, ये बी। जैसे यदि क्या करोगे, यदि प्लास्टिक को, जैसे ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का कुर्सी, ठीक है, यदि प्लास्टिक को ऊन से रगड़ा जाए, यदि प्लास्टिक को ऊनी कपड़े से या ऊन से कह लो, यदि प्लास्टिक को ऊन से रगड़ा जाए यानी घर्षण कराया जाए, ऊन से घर्षण कराया जाए तो क्या होगा? तो इस बार क्या होगा, ऊन पर प्लस चार्ज, तो ऊन पर धन आवेश यानी प्लस चार्ज तथा प्लास्टिक पर ऋण आवेश आ जाता है। शायद ये चीज आप देखे भी होंगे, ठीक है, शायद ये चीज देखे होंगे। यदि ये प्रयोग कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा दो, पैर जमीन से उसका टच नहीं करना चाहिए, अन्यथा सारा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, इसलिए उसके पैर को ऊपर रखने होंगे। और यदि आप किसी ऊनी कपड़े से उस प्लास्टिक के कुर्सी को क्या कर दो, प्लास्टिक के कुर्सी को पूरी तरह रगड़ कर आवेशित कर दो, ज़्यादा नहीं रगड़ना, नहीं तो बैठे हुए व्यक्ति को तेज झटका लग सकता है। तो रगड़ कर कुछ देर रगड़ दो और उसके बाद तुरंत उस व्यक्ति से कहो कि वो पैर धरती में क्या करे, सटाए। जैसे ही वो ये काम करेगा, ऐसा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि चूंकि कुर्सी प्लास्टिक की है तो कुर्सी पर कौन सा चार्ज आ गया, ध्यान दो, कुर्सी प्लास्टिक पर कौन सा चार्ज आ गया, ऋण आवेश आ गया है। बात आई समझ में? ऋण आवेश आ गया है। और जैसे ही वो धरती को टच करेगा तो उस कुर्सी का जो ऋणावेश है, हमारा शरीर चालक होता है, इसे आवेश का प्रवाह हो जाता है, तो ये जो ऋणावेश है वो धरती में जाने लगेंगे, जिसके कारण उसे एक झटका लगेगा, उसे करंट का झटका लगने लगेगा। बात आई समझ में? पर ज़्यादा न रगड़े, ये खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, तो ये याद रहे सब लोग, बेचारे का बुरा हाल नहीं कर दे बैठा कर कि पूरा रगड़ दिए और कहा कि टच करो, बेचारे को लग गया झटका, फिर लो उसने मार दिए 2-4 थप्पड़, हो गए ठीक। तो ऐसा न करे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं रगड़े, ठीक है। हाँ, बदला ना ले किसी बात का। बात आई समझ में? बात आ गई होगी कि यदि कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़े तो कांच की छड़ पे धनावेश आ जाता है और रेशम पे ऋणावेश आ जाता है। लेकिन यही काम अगर हम प्लास्टिक के साथ और रेशम से करते हैं तो रेशम पे प्लस चार्ज चला जाता है और प्लास्टिक पे ऋणावेश आ जाता है। यानी घर्षण द्वारा हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। ये आवेश उत्पन्न करने की पहली विधि है। चलो आओ आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
दूसरा कॉन्सेप्ट है संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा सर मतलब भाई टच करके। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक वस्तु है जिस पर प्लस चार्ज मौजूद है, माइनस चार्ज भी हो सकता है। हमने प्लस लिया, अच्छा लग रहा है प्लस, तो प्लस चार्ज मान लो इस पर मौजूद है। हमने एक दूसरी वस्तु लिया, कोई चार्ज नहीं इस पर, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अब हमने क्या किया, इस वस्तु को ये समझो कि इसके आगे की प्रक्रिया ये धनावेशित है, इस पर नो चार्ज है, यानी कोई चार्ज नहीं है, यानी उदासीन है यह। अब हमने क्या किया, इस वाले वस्तु इस पर जिस पर प्लस चार्ज मौजूद है उस वाले वस्तु के संपर्क में इसको ला दिया हमने, संपर्क में टच करा दिया। जैसे इसको टच कराएंगे इसका कुछ प्लस चार्ज इस पर चला जाएगा, कुछ प्लस चार्ज उस पर चला जाएगा। तो ये देखो संपर्क करने से इसका आवेश उसमें ट्रांसफर हो गया। तो सिंपल सी बात है, संपर्क द्वारा। यानी क्या लिख सकते हैं हम दूसरी विधि में लिख सकते हैं कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित वस्तु के संपर्क में एकदम टच करा के, संपर्क में मतलब यानी कि बगल में बैठा दें, ठीक है, संपर्क में रखा जाए, संपर्क में यानी संपर्क मतलब टच करा के रखा जाए, तो दूसरी वस्तु यानी अनावेशित वस्तु, दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती हैं, दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है। आई बात समझ में सबको? यानी सर अगर मान लो कि किसी व्यक्ति में चार्ज है, अगर हम उसको टच करें तब में भी चार्ज आ जाएगा। हाँ भाई, चार्ज आना ही आना है, बात आई समझ में? यानी कि संपर्क द्वारा यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में रख दिया जाए, चिपका के रख दिया जाए, तो दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यानी जैसे इसे संपर्क में रखोगे और उसके बाद अलग भी करोगे दोनों को, तो उस पर अपना प्लस चार्ज और इस पर अपना प्लस चार्ज रह जाएगा। बात आई समझ में? इस पर जो है प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज रह जाएगा, जितना भी था। क्लियर? चलो भाई क्लियर हो गया। इसे नोट कर लो, देख लो सब लोग। ये आवेशित वस्तु थी, ये अनावेशित, संपर्क में लाया गया, कुछ चार्ज इस पर चला गया। सर 4 गो था, उधर जाके बढ़ गया। अरे भाई कर लो, कम कर लो। अब काउंट कर रहे हो तू लोग, 2 4 6 7, 2 4, ये ले लो, इसमें थोड़ा ज़्यादा कर लो, फिर आ गया, नोट कर लो। अब गिन के देखने लगना सब लोग, सर कितना चार्ज लिया, कितना आया। ले लो स्क्रीनशॉट, मिटा इसको हम। हाँ, एक तीसरी विधि भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, आगे यूजफुल भी है वो। चलो तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा। यानी ना तो हम इस बार टच करेंगे ना हम घर्षण करेंगे। क्या सर, बिना टच किए भी चार्ज हो जाएगा? हाँ, प्रेरण द्वारा उसको प्रेरित किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा उसको। प्रेरण द्वारा सर मजबूर किया जाएगा, कैसे? अरे भाई ऐसे ही बोल दिए, प्रेरण द्वारा। आओ समझते हैं प्रेरण क्या होता है। जैसे मान लो कि ये एक वस्तु है जिस पर अपना चार्ज है, कोई चार्ज ले लो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई वस्तु है जिस पर प्लस चार्ज मौजूद है, फिलहाल सबको। अब मान लो कि इसके करीब एक दूसरी वस्तु को लाया गया, पर सटाया नहीं गया, याद रखिएगा, चिपकाया नहीं गया है, ये ला दिया गया। अरे भाई बन जाना गोल, काहे परेशान किया ही यार भाई। लो चलो ये हो गया। मान लो ये वस्तु को इसके संपर्क में लाया गया। आपको अच्छी तरह से हमने बताया था, और सब लोग इस बात को जानते भी होंगे कि
ये जो वस्तु है ये उदासीन है, पर वास्तव में इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज तो मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ सर मौजूद होते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और इसलिए हो जाता है ये उदासीन। आओ अब इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज है। ये धनावेशित वस्तु है और ये उदासीन वस्तु है। इस वस्तु के संपर्क में जैसे ही वस्तु आएगी, इसका जो प्लस चार्ज है जो यहाँ इस कोने पर मौजूद है वो क्या होगा, दूसरी तरफ प्रतिकर्षित हो जाएगा, यानी यहाँ से भागेगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को भगाते हैं। कल इस कॉन्सेप्ट को समझाया था हमने। और इसमें मौजूद जो माइनस चार्ज होंगे वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे, यानी इस सिरे पर माइनस चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये माइनस चार्ज हैं। बात आ रही है समझ में सबको? आ रही है। और उस वाले सिरे पर यानी उस कोने में जाकर क्या करेगा, प्लस चार्ज भाग जाएगा कि भाग भाई प्लस चार्ज आ गया, भाग इधर से। तो प्लस चार्ज वाले इस तरफ आ जाएंगे, उस तरफ भाग जाएंगे, माइनस चार्ज वाले इस तरफ आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब क्या करते हम, देखो आगे का खेल। अभी उत्पन्न नहीं किया भाई, क्या किया हमने, आवेश का इधर उधर कर दिए थे। आवेश ही थोड़े, जितना प्लस उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। तो हमने ये कोई आवेशित नहीं किया है इसे, ठीक है। आओ आगे का खेल समझते हैं। ये हमारी वस्तु जो प्लस चार्ज वाली थी, हाँ प्लस को काउंट नहीं करेंगे भाई, हम भी गिन लें कितने हो गए सर, 10 हो गए। चलो ये हो गए मान लो। अब क्या करते हैं, इस वाली वस्तु, ये वाली जो वस्तु है, ये वाली जो वस्तु हमने दूसरी वाली जो लिया है, जिसके इस कोने पर माइनस चार्ज मौजूद हैं और इस कोने पर प्लस चार्ज भाग गए हैं प्लस को देखकर, क्योंकि ये भागते हैं प्लस वाले को देखकर। इसको हमने क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। सर ये भू क्या होता है, भू संपर्कित क्या होता है? यानी कि इसको पृथ्वी से जोड़ दिया हमने, यानी इस गोले से ये जो मान लो ये जो चालक है, ये जो धातु ही है मान लो, इसके यहाँ से क्या कर दिया हमने, एक तार लिया और ज़मीन में गाड़ दिया। धरती जो है यानी पृथ्वी जो है आवेश को ग्रहण कर सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसे हमने भू संपर्कित कर दिया, यानी कि अरे भाई अर्थिंग समझ में आता है ना, अर्थ वायर जो होता है, अर्थ वायर उसी को तो बोलते हैं भू तार यानी भूमि में धसा हुआ तार। तो इसको हमने भूमि में ले जाकर गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया। अब ये करने के बाद क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज हैं ये उतर के कहाँ भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे, सारे के सारे भाग जाएंगे। बात आई समझ में? आई सर। लेकिन ये वाला माइनस और ये प्लस वाला इस माइनस को तो खींच के रखा है, ये खींच के रखा है, और ये जो है प्लस वाले इस तरफ क्या कर जाएंगे, उतर जाएंगे। क्यों उतरेंगे सर? क्योंकि ये जो इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। उस समय कहीं जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए बैठे थे कोने में, अब उन्हें मिला रास्ता, भाग गए कि भाग भाई प्लस वाला आ गया, भाग भाई भाग जा। आई बात समझ में? ये प्लस जो है इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण ये भूमि में उतर जाएंगे। और अब क्या करने, हमें इस अर्थ वायर को हटा देने यहाँ से, और इसको भी हटा देने। यानी अगले खेल में हमें क्या करना है, इस वाला जो वस्तु है, इसका जो काम था ये प्लस चार्ज वाला, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। देखो ये अपना प्लस चार्ज बचाए रखा, ये अपने प्लस चार्ज के साथ कुछ नहीं किया। और अब ये हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये अर्थ वायर हटा देंगे। और ये देखो अब असली खेल देखो, जैसे हम इसको हटाते हैं प्लस चार्ज तो अंदर चला गया, और कौन बच गया, माइनस बच गए। क्या बच गए, माइनस बच गए। यानी इस वाले वस्तु पर ऑटोमेटिक माइनस चार्ज आ गया। क्या इसने इसको टच किया, नहीं सर। क्या किया, प्रेरित किया उसको, प्रेरण के द्वारा। यानी देखो आकर्षण के कारण इसे खींचा, प्रतिकर्षण के कारण उसे कोने में भेज दिया, और फिर प्रतिकर्षण के कारण वो भूमि में उतर गए, क्योंकि यहाँ से ये क्या कर रहा था, रिवेल कर रहा था, उसको प्रतिकर्षित कर रहा था, हटा रहा था अपने से, इसलिए इन्हें रास्ता मिला, ये उतर गए। अब हमने इस तार को काट दिया और उसके बाद इससे अलग कर दिया, क्योंकि पहले अगर अलग ऐसे कर लोगे बिना काटे तो ये माइनस वाला भी उतर जाएगा उसी में।
आई बात समझ में? इसलिए पहले हमें क्या करना है, अर्थ वायर हटा देने हैं संपर्क में ही रखकर, और तब जाके हटाने हैं। अब जैसे ही हटाएंगे माइनस वाला इसी में रह जाएगा और प्लस वाला उसका साथी जो था उतर गया, ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गई। यानी ये हो गया प्रेरण द्वारा, जो डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। यानी कि यदि किसी धनावेशित वस्तु के संपर्क में कोई, संपर्क में नहीं उसके बगल में, चिपका के नहीं बोले, उसके बगल में, यदि उससे दूर, उससे थोड़े से करीब, माने करीब एकदम चिपका कर, थोड़ा सा करीब लेके जाया जाए और उसके दूसरे सिरों को क्या किया जाए, अर्थ वायर से जोड़ दिया जाए, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, और फिर उसे मतलब हटा करके इन्हें दूर कर दिया जाए, तो इससे उस वाले पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये वो तीसरी विधि है और काफ़ी मज़ेदार है, देख लो सब लोग, फील आ गया होगा कैसे हुआ ये। एक बार और बता दें, जल्दी जल्दी बता दें। ये था प्लस चार्ज, ये उदासीन था, इसमें कोई चार्ज नहीं। जैसे इसको लाएं, इसमें के मौजूद माइनस चार्ज इस तरफ आए आकर्षण के कारण, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। और प्लस जो है इसके प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, ये बेचारे कोने में जाके दब जाएंगे कि भाग भाई प्लस वाला आ गया है। और हम इसको क्या करते हैं, अर्थ वायर से जोड़ देते हैं। अतः प्लस वाले रास्ता देखेंगे और भागने लगेंगे इसको देखकर, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इधर उतर जाएंगे, ये उधर क्या कर जाएंगे, उतर जाएंगे। और अब इस तार को काट कर हम इसे अलग कर लेंगे, बचेगा कौन, माइनस चार्ज। यानी इस प्लस के कारण इस पर माइनस उत्पन्न हो गया। इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा। आया मजा? हाँ सर जी, चलो फील आ गया सबको, मिटा दे इसको, मिटा दे। तो ये है किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 तकनीक, 3 विधियाँ। पहला है घर्षण द्वारा, रगड़ दो कुछ वस्तुएं को, विशेष वस्तुओं को रगड़ोगे वो आवेशित हो जाएंगी। दूसरा है संपर्क द्वारा, चिपका दो, कोई आवेश रखा उसमें दूसरी वस्तु चिपका दो, वो भी आवेशित हो जाएगी। और तीसरा है प्रेरण द्वारा। और आप समझने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, सर ये क्या होता है? देखो, जब कोई फिजिक्स की राशि ऐसी हो कि वो किसी विशेष संख्या कह लो, उसकी ही गुणज हो, उसी के गुणा के रूप में हो, यानी एक विशेष संख्या के ही गुणज के रूप में आए, यानी कि कुछ भी आ जाएगी, वो एक विशेष संख्या के अगर गुणज के रूप में ही आएगी, तो ऐसी राशि को क्वांटमीकृत राशि कहते हैं। और आज हम लोग समझने वाले हैं आवेश का क्वांटमीकरण। पहले इसका फील लीजिए और उसके बाद समझिए कि ये होता क्या है। चलो समझो, सब लोग समझो। जैसा कि सब लोग जानते हो, अभी तुरंत पढ़ाए, कल वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था हमने, कि आवेश किसी वस्तु पर क्यों आता है? सर इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही आ रहे हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। कई लड़के सोच रहे सर माइनस में, अरे भाई सब लोग जानते हैं कि इस पर माइनस में ही चार्ज होता है, तो चाहे यहाँ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बोल दो कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में चार्ज होता है। और कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब का चार्ज होता है। और इसी के कारण, मान लो इसी के कारण जब इसमें चार्ज आने हैं, इसमें भी चार्ज आने हैं, सो ये जितना जाएगा यानी इसका गुणज होगा। सिंपल सा मैथ है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो, जरा सोचो कि मान लो कि एक बाल्टी है, ऐसे समझो एक बाल्टी है, ये सुंदर सा मान लो हमने बाल्टी बना दिया, ठीक है। और मान लो कि हमने एक गिलास ले लिया, यहाँ, ये मान लो गिलास है, इसमें मान लो कि 1 लीटर दूध आ सकता है, 1 लीटर दूध आ सकता है, 1 लीटर। अब मान लो कि इसी के द्वारा भर के इसमें डाला जा रहा है पानी, इसी के द्वारा भर के डाला जा रहा है इसमें, दूध डाला जा रहा है। तो हम कहें कि क्या इस बाल्टी में मान लो कुछ बार डाल दिया गया, भर के डाला गया, भर के डालने हमको। जैसे यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़े जाएगा। अरे भाई आधा इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकता है? 1.5 इलेक्ट्रॉन थोड़े जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन थोड़े जाएगा, नहीं जा सकता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लाख इलेक्ट्रॉन जाएंगे, करोड़ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे पर संख्या में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आ रहा समझ में? चलो,
तो यानी यहाँ पर मान लो हमने कुछ बार इसमें डाल दिया, तो हम क्या कहें, आपको बताओ कि इसमें जो दूध आएगा वो क्या होगा। आप कहोगे सर 1 लीटर का गुणज होगा, जैसे 1 लीटर हो सकता है या 2 लीटर या 3 लीटर या 4 या 5 या 6 या 7 या 9। हम पूछे कि क्या इसमें 8.5 लीटर दूध आ सकता है जब इसी से माप कर डाला गया है? नहीं सर, क्यों भाई, जब 1-1 लीटर डाले ही गए हैं तो 8.5 कैसे आ सकता है। सेम वही चीज यहाँ पर है। देखो फील लो आप लोग, फील लो, एक बार समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण इस पर आवेश आने हैं तो इलेक्ट्रॉन का गुणज होगा, इलेक्ट्रॉन का गुणज मतलब इसका गुणज होगा। और अगर कोई राशि किसी विशेष संख्या का गुणज हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटमीकृत राशि बोलते हैं। और आवेश क्या है, क्वांटमीकृत है। फिक्स है कि इसी की गुणज होना है, इसी का गुणज होना, उसका किसका गुणज होना है, इसका भी, चाहे वो जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे जितना भी छोटा हो जाए, इससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि आवेश की सबसे छोटी चीज है यानी सबसे छोटा आवेश कह सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो सबसे छोटा आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन का आधा थोड़े होगा, जब इसी से आवेश आने हैं, आ रही बात समझ में, जब इसी से आवेश आने हैं तो इससे छोटा आवेश कहाँ हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर पॉसिबल ही नहीं है ये तो। और जब इसी से आवेश आनी है तो इसी का गुणज होने वाला है, इसी को तो बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। यानी कि इसके अनुसार हम ये कहेंगे, फील आ गया होगा सबको, यानी कि सर अगर किसी वस्तु का आवेशित किया जाए तो वो क्या होगा, इसका 1 गुना होगा, 2 गुना होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 गुना, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 गुना, 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो 3 गुना, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 गुना, लाख इलेक्ट्रॉन लिया तो लाख गुना, करोड़ इलेक्ट्रॉन लिया तो करोड़ गुना। यानी जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना इस पे चार्ज आ जाएंगे। हो सर हाँ समझ में आ गया। चलो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है तो लिखेंगे कि आवेश, यानी किसी वस्तु का आवेश भी कह सकते हैं, आवेश हमेशा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम्ब का गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आई बात समझ में सबको। आवेश हमेशा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम्ब का गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी ये क्या परेशान कर दिए सब कीड़े। देखो यानी आवेश ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कभी, जैसे किसी वस्तु का आवेश है, क्यों है, वो हमेशा जो होगा इलेक्ट्रॉन का ही गुणज होगा, 1 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो। तो मान लो कि जो वो गुना है हम उसको क्या मान लिए, n मान लिए, तो हम क्या कहेंगे कि Q जो होगा वो बराबर होगा Ne, जहां पर n इलेक्ट्रॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इन 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम्ब है। यह आई बात समझ में। अब चूंकि आवेश प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन लिया गया है। आई बात समझ में। दिया गया है, अगर मान लो जिस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे कि Q बराबर प्लस माइनस Ne, Q बराबर प्लस माइनस Ne। आई बात समझ में। यानी आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का n गुणज होगा, जहां n 1 2 3 4 ... कोई प्राकृत संख्या कह सकते हो। यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी वस्तु का आवेश जो है जैसे हो जाए कितना, तो 2E/2, ऐसा पॉसिबल, सॉरी 2E/2 नहीं, 2E/3, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। E बट्टा मान लो दे दिए गए 5, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बात आई समझ में। यानी कि हमेशा इसी का गुणज होगा, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम्ब का ही गुणज होगा, और ये सबसे छोटा आवेश है। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आ गया होगा सबको फील। चलो इसको नोट कर लो।
इसको नोट कर लो सब लोग, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। चलो ले लिया सब लोगों ने। इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देंगे सब लोग। जैसे लिख दिया जाएगा, निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया। कौन सा आवेश है जो संभव ही नहीं है प्रकृति में, ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल दे दिया गया, मान लो 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, बी दे दिया गया। 6.4 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, सी दे दिया गया 2.8 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, और डी मान लो दे दिया गया 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। करेक्ट कौन? ये सर क्या 19 लिख रहे हैं ना, एकदम गंदा सा। लो भाई कोशिश कर रहे हैं अच्छा सा बच जाए। ठीक दिख रहा है अब? क्या ठीक दिख रहा है सर? दिख रहा है 9 की तरह? हाँ सर दिख रहा है। चलो तो देखो, निम्न में कौन सा आवेश संभव ही नहीं है। कौन सा आवेश? क्या बताया हमने आपको, क्या कॉन्सेप्ट समझाया? ये भाई कैमरे पे ही बैठ जा रहे, दिख रहा है ना सबको? हाँ कभी बैठ जाएं तो चलो कोई बात नहीं, बैठ जाएं तो। कौन सा आवेश जो है संभव ही नहीं है, हमने बताया आपको कि आवेश क्या होगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब का गुणज होगा, इसी का गुणज होगा, इसी का गुणज होगा, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। आओ समझते हैं। 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, क्या ये इसका गुणज है? चेक करो। 10 के पावर 19 से 10 के पावर 19 कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32 होता है, कैंसिल हो जाएगा। 2 बार में ये पॉसिबल है। यहाँ देखो 16 चौके 64 होता है, 16 चौके कितना होता है? 64 होता है, तो ये पॉसिबल है। 28, 16 से 28 कटने वाला है नहीं, यानी कि यहाँ पर 16, यानी अरे 1.6 लिखा है तो यहाँ पर भी तो पॉइंट में ना है, तो 16 मानो ना इसको। तो क्या ये जो 28 है ये 16 का गुणज है? नहीं सर, 16 के पहाड़े में कहाँ 28 आता है? तो ये वाला जो आवेश है वो संभव नहीं है, जबकि ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ही। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आई बात समझ में सबको? हाँ सर आई। तो कौन सा आवेश संभव नहीं है? ये आवेश संभव नहीं है। तो ऐसे ही क्या करेगा, आपको बस दिखना होगा कि 1.6 का कौन गुणज है, क्योंकि 10 के पावर 19 10 के पावर 19 सब में जनरली दिया रहता है, सब में दिया रहता है जनरली, और बाकी किसी एक में क्या करेगा, 16 का गुणज नहीं देगा, यानी 1.6 का गुणज नहीं देगा, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गए? चलो इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि आवेश हमेशा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब का गुणज होता है, जिस आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? चलो आ गई। अब देखो, कल हमने एक बात समझाया था आप लोगों को कि अगर हम किसी एक वस्तु को धनावेशित करते हैं तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि अगर फिर हम दोनों को, जो हमने चार्ज उत्पन्न किया, जो हमने चार्ज मतलब क्या किया, दोनों पर दिया, उसमें से जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक वस्तु ए है और ये मान लो एक वस्तु क्या है, बी है। हमने इसको जितना चार्ज दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन दिए, इसमें मान लो कि कितने चार्ज आ गए, मान लो 2 चार्ज आ गए, तो सिंपल सी बात, इस पर दो चार्ज आ जाएंगे माइनस में, इस पर प्लस में, तो इसमें क्या आ जाएंगे माइनस में। अगर हम दोनों को ऐड कर दे, दोनों को जोड़ दे और पता करें कितना चार्ज हमने बनाया, तो यहाँ पर माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे आप लोग। अब बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर माइनस में, इधर प्लस में, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कितना गया 0। यानी हमने चार्ज बनाया नहीं, बस क्या किया, चार्ज को इधर से इधर कर दिया, इसको हमने माइनस दिया तो इस पर ऑटोमेटिक प्लस आ गया। यानी कि चार्ज आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, और इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी अगला जो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
तो देखो इस सिद्धांत के अनुसार यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम लिखेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, चलो लिख देते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लाइट चला गया था और पूरा अंधेरा हो गया, इसलिए वीडियो हमने रोक दिया था। देखा भी होगा आपने, बाहर बारिश हो रही है, हवा तेज़ बह रहा था, शायद इसलिए लाइट काटा गया था। हमने वेट किया, फिर लाइट आया, हवा अब थोड़ा स्लो चल रहा है, बारिश हल्की फुल्की हो रही है, बूंदा बूंदी हो रहा है। चलो काम की बात करते हैं अब हम लोग। हाँ, क्या पढ़े थे हम लोग? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या बताया हमने कि आवेश ना उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना नष्ट किए जा सकते। तो हम कहेंगे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात आई समझ में? क्योंकि देखो आवेश क्या हो रहा है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जा रहा है तो उस पर तो माइनस आ रहा है, तो इस पर प्लस आ जा रहा है, और जितना उस पर माइनस आ रहा है इस वाले पर उतना ही प्लस आ जा रहा है। अगर हम दोनों को ऐड करें, जो हमने, क्योंकि ये भी उत्पन्न हुआ, ये भी उत्पन्न हुआ, अगर हम दोनों को ऐड करें तो फिर कितना उत्पन्न हुआ? 0। तो क्या मतलब, यानी ना आवेश उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। आया समझ में सब लोग? सब लोग को आया समझ में? आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार भी ना ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। आगे के चैप्टर में वो भी आएगा, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया। फील आया होगा सबको इस बात का? बिल्कुल आ गया होगा। आई बात समझ में सबको? आ गया। अब देखो सब लोग, मिटा दें इसे मिटा देते हैं। ये है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमने अभी इस वाले टॉपिक के पहले इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वो क्या किया था? आवेश का क्वांटमीकरण। और आवेश की क्वांटमीकरण के अनुसार जो है आवेश जो होता है सदैव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब का गुणज होता है, यानी ई कह सकते हैं, ई का गुणज होता है, यानी Q बराबर होता है +-NE। N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। अब इस पे कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। आओ कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे मान लो कि क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पूछ देगा कि किसी धातु के तार से, अरे भाई किसी से निकालो, से कोई दिक्कत नहीं, धातु के तार से निकालो, अच्छा है किसी और चीज से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी धातु के तार से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो उस तार पर मौजूद आवेश ज्ञात करें। हाँ, किसी धातु के तार से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। मान लो ये धातु का तार है, इससे जो है इलेक्ट्रॉन निकाले गए कितने? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए गए? निकाल लिए गए। तो पूछ रहा है
कि इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस धातु के तार पर कितना चार्ज आएगा। आओ समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या में दे दी गई है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है भाई, n दे दिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई है, कितने हैं, 10 के पावर 9 है। और हमसे पूछा क्या गया, चार्ज पूछा गया। चूँकि हम जानते हैं कि चार्ज यानी Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। आई बात समझ में? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि Q बराबर, ज़रा ध्यान से देखो कि तार ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तार ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो देने के कारण उस पर कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो यानी ये जो चार्ज होगा प्लस में, माइनस को हम हटा देंगे, यानी यहाँ पर n कितना है, 10 के पावर 9 गुना E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। हल कर लो। यहाँ देखो 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर 9, तो कितना हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर, यहाँ ये माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 10 कूलम्ब, सॉरी माइनस में, इसका मान ज़्यादा है तो घटा लो, यहाँ कितना हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम्ब आवेश हो जाएगा। आई समझ? बिल्कुल हलवा टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव में 4 विकल्प दे रहेंगे, आपको समझना होगा। और हाँ, यहाँ माइनस भी लगा के दे सकता है, प्लस भी लगा के दे सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि तार से इलेक्ट्रॉन चूंकि निकाले गए हैं, यानी तार ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। चलो आओ समझ, मिटा दे, इसको मिटा दे, पहले नोट कर लो सब लोग, ले लो स्क्रीनशॉट, खचाक जैसे खींचो, ले लिए सब लोग। हाँ, कई लड़के सोच रहे होंगे सर हमें तो स्क्रीनशॉट लेने आता ही नहीं है, हम क्या करें। वीडियो पॉज करो और सब चीज़ लिख डालो, ठीक है, बढ़िया उपाय है। या फिर किसी से पूछो कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, आओ। या फिर ये 3 उंगली लो, स्क्रीन पे ऐसे खींचो, शायद स्क्रीनशॉट आ जाए, ठीक है। हाँ, जनरली आ जाएंगे, कुछ मोबाइल में ऐसे नहीं होते हैं, पर ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो आ सकते हैं। सर हम तो लैपटॉप में देख रहे हैं, तो पूछ लो भाई किसी से कैसे लेने हैं। अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो। आओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। आओ चलो लिखते हैं, किसी वस्तु को कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाए कि उस पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश आ जाए। या कह सकते हैं किसी वस्तु को 1 कूलम्ब ऋण आवेशित करने के लिए, 1 कूलम्ब से ऋण आवेशित करने के लिए उस वस्तु से इस वस्तु के कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं। आया फील? यानी हमें एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन देने, ले भाई ले इलेक्ट्रॉन, ले इलेक्ट्रॉन, ले इलेक्ट्रॉन, ले इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे, कुछ पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है। अरे भाई दोगे तो ऋण ही आवेश आएगा ना, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। यानी इस बार हमें चार्ज दे दिया गया है 1 कूलम्ब, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, लिख लो, दिया है, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ नहीं है। तो Q देखो चार्ज कितना दिया गया है, 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब चार्ज दिया गया है, C यानी कूलम्ब, ठीक है। अब इसका SI मात्रक। हमसे क्या पूछा गया, कितने इलेक्ट्रॉन उसको दिए जाए, N पूछा है, N। चलो लिखेंगे कि चूंकि Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, इसलिए Q का मान कितना है, 1 है, बराबर N तो दिया ही नहीं है ना, तो N गुने E का मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। आई बात समझ में? अरे भाई E का वैल्यू होता है, ये तो सबको याद रखना है कि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। हाँ सर होता है, ये इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में,
ये इधर गुना में इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी इनका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो आगे की कहानी समझ लो, यानी कि n बराबर हमें दिख रहा है 1 बट्टा कितना हो जाएगा, देखो ये कुलाम्ब, इधर कुलाम्ब लिखे तो इधर भी कुलाम्ब लिख लो, एक कुलाम्ब से कुलाम्ब कट गया, ये इसका गर्दन तो इसका गर्दन काट दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलाम्ब तो कैंसिल हो गया है। अब देखो यहाँ एक समय भाग देने, ये तो सबको पता है कि सर 10 के पावर -19 ऊपर, अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 19 हो जाएगा। आओ समझते हैं, बराबर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं, हो जाएगा 10 के पावर 19 बट्टा 1.6 माइनस, अगर पावर में हो, पावर में क्या हो माइनस हो तो उस वो ऊपर जाने के बाद प्लस में हो जाता है। सब लोग ये बेसिक पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे सब लोग, 9th 10th में इसे पढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ बट्टे में 1.6 है, एक काम करते हैं, क्या हम इसको पूरे एक्सप्लेन के साथ हम समझते हैं इसको, ठीक है, पूरे बेसिक के साथ। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 गुने 10 के पावर 18 बट्टा में 1.6, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई बात समझ में सबको, बिल्कुल आई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अरे फिर 10 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, पहले 19 को 10 था, अब एक इधर ले लिया तो 18 गुना बचेगा, हाँ सर बचेगा। आई बात समझ में आई है। ये सर बार बार ये क्या कर रहे हैं, बार बार कोई ना कोई कीड़ा बढ़ जा रहा है, ये बारिश बोले ना, बारिश हो रहा है बाहर, इसीलिए शायद कीड़े जो है लाइट पे ज़्यादा पड़ रहे हैं, और लाइट पे तो कम लेकिन कैमरे पे ज़्यादा, पता नहीं उधर क्या मिल रहा है उन लोग को, डिस्टर्ब कर रहा है लोग, बुरा लग रहा है। चलो हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम, ये देखो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, गुना में 10 चला जाएगा, तो क्या होगा आगे, सर पूरा जोड़ घटाव कर रहे हैं आप, क्या करोगे, 10 गुना करेगा कितना हो जाएगा 100, और 10 के पावर कितना हो जाएगा 18 बट्टे में कितना हो जाएगा 16। अब 16 के साथ इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखो कितना आ रहा है, करो सब लोग, और यहाँ रफ में कर लेते हैं, 1600 करो, कितना हो जाएगा 16 छक्के कितना हो जाएगा भाई, 16 छक्के कितना हो जाएगा 96, कितना बचेगा 4। सर हमसे पूछ रहे हैं, हम बोल सकते हैं क्या, हाँ देखो कितना हो जाएगा 4, यहाँ दशमलव लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 16 दूने 32 कितना हो जाएगा 8, फिर दशमलव के बदले 0, 16 पच्चे 80, इसका हो गया काम तमाम। कितना आ गया हमारा, इतना आ गया, यानी इसका और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 6.25 ये आ रहा है, और गुने 10 के पावर 18, यानी वो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 गुने 10 के पावर 18। सोचो, ये सोचो कितना बड़ा वैल्यू है, कितना बड़ा मान है, 10 के पावर 18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मात्र 1 कूलाम्ब का आवेश आएगा उस पर, 1 कूलाम्ब का आवेश। 1 कूलाम्ब का आवेश देने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ये हो गया, आई बात समझ में। तो ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में।